चैनल। आज हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यह है चैप्टर 4 किसका, क्लास 12 का। हमने इससे पहले क्या किया है, 11th क्लास का 6 चैप्टर्स कंप्लीट किया है लगातार। आपने नहीं देखा तो वो देख लीजिए। अब हम 12th क्लास का 6 चैप्टर्स फिर से कंप्लीट करेंगे। देन फिर 11th में जाके 7th चैप्टर से आगे प्रोसीड करेंगे। देखते हैं कितना कंप्लीट हो सकता है, क्योंकि हमें सिलेबस भी जल्दी कंप्लीट करना होगा, क्योंकि नीट भी बहुत ज़्यादा पास है। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर पूरे डिटेल में पढ़ा है, प्लस उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस को भी किया है लास्ट में। ठीक है, तो एक बार जाके उस वीडियो को देख लीजिए। रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ेंगे, अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो नीट में आते हैं उनको भी देखेंगे, और लास्ट में इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे जो कि नीट में आ चुके हैं, यानी कि PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम देखेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद प्लीज़ NCERT एक बार या 2 बार मिनिमम रीड कर लीजिएगा, ताकि आपको पूरी चीज़ें क्लियर हो सके। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली चीज़, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से मतलब क्या है। देखो, नॉर्मल हेल्थ क्या होता है, जब हम फिजिकली फिट होते हैं, मेंटली फिट होते हैं। ठीक है, वैसे ही रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है, जब हम सेक्सुअली फिट होते हैं। ठीक है, सेक्सुअली फिट होते हैं, यानी कि हम पूरी तरीके से एक सपोज करो, अगर मेल हो आप, तो आपका स्पर्म काउंट बहुत अच्छा होगा, तो आप फिजिकली पूरी तरीके से फिट हो। ठीक है जी, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वेल डेवलप्ड होंगे, तो आप फिजिकली और रिप्रोडक्टिवली फिट हो गया, सेक्सुअली फिट माने जाओगे। ठीक है, तो अब इसके डेफिनेशन पे चलते हैं कि ये होता क्या है। तो पीपल हैविंग फिजिकली एंड फंक्शनली normal reproductive organ and normal emotional and behavioral interactions among them, all sex related aspect is called reproductive health। यानी कि जो पीपल नॉर्मल होते हैं किसमें, इमोशनल बिहेवियरल इंटरेक्शंस में, किसके, सेक्स के ऑल एस्पेक्ट्स में। ठीक है, उसी को हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब भाई देखो, कोई भी चीज़ होती है तो उसमें प्रॉब्लम्स तो आती हैं। ठीक है, चाहे हम, कई लोग देखो हेल्थ से रिलेटेड, फिजिकल हेल्थ में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, कई लोग पतले होते हैं, कई लोग मोटे हो जाते हैं। ठीक है, कई लोग की बॉडी नहीं बनती, कई लोग की बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो जाते हैं। ठीक, समझ रहे हो, ये हमारे फिजिकल हेल्थ में दिक्कत हो है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी सेक्सुअली जो हमारे फिटनेस है, सेक्सुअल फिटनेस में भी तो कुछ ना कुछ असर पड़ेगा, है ना, उसमें भी तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी ना। तो उसी प्रॉब्लम्स और उससे निजात पाने की स्ट्रेटजीज अब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना, चैप्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा IMP है, क्योंकि ये चैप्टर छोटा है, और छोटे चैप्टर्स को नीट वाले, NTA वाले बहुत ज़्यादा टारगेट करते हैं। सो अब प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज देख लेते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड। तो पॉइंट वाइज है, याद करना ऐसे ही है। ठीक है, तो पहला पॉइंट, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड स्ट्रेटेजी बनाने के लिए, है ना, बनाया गया था। तो उसमें सबसे पहला है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, जो कि इनिशिएट किया गया था 1951 में। ये IMP डेट इन इंडिया में फैमिली प्लानिंग, यानी कि हम दो हमारे दो, सुना है आपने, हम दो हमारे दो, यानी कि पति पत्नी और उनके 2 बच्चे, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये एक नारा लगा था, हम दो हमारे दो, उसी को फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कहते हैं, जो कि 1951 से स्टार्ट हुआ था, इनिशिएट हुआ था इंडिया में। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है, इंडियन गवर्नमेंट लीगलाइज MTP। देखो, कई लोग क्या होता है, 2 बेबीज तो हो जाता है, लेकिन कभी कभी क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रेटेजी वाइज इंटरकोर्स ना करने की वजह से, या फिर प्रॉपर कॉन्ट्रासेप्टिव्स का इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से गलती से लेडी जो है प्रेग्नेंट हो जाती है, और उनको बेबी करना पड़ता है। लेकिन बेबी जब क्या बोलते हैं, उनका जो फर्टिलाइजेशन हो जाता है, उसके बाद उन्हें एबॉर्शन करने के लिए बहुत दिक्कत होती थी पहले, क्योंकि फीमेल फीटिसाइड बहुत ज़्यादा चलन में था, है ना। उसको बैन करने के लिए हमारी सरकार ने बहुत सारे फैसले लिए थे। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट में लीगलाइज किया MTP को, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, से आप शॉर्ट फॉर्म में एबॉर्शन कहते हैं। ठीक है, उसको 1971 में लीगलाइज किया गया, उसके पहले ये इलीगल था। ठीक है जी, ये चीज़ नीट का क्वेश्चन है, और ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखो तीसरा पॉइंट क्या है, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर, यानी कि RCH प्रोग्राम। ये भी एक तरह का प्रोग्राम था, जो कि जागरूकता बोल सकते हो इसको, किससे रिलेटेड, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड। ठीक है, ये भी एक स्ट्रेटेजी थी। ठीक है, तो RCH प्रोग्राम क्या था, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। इसके अंतर्गत क्या था, दिस प्रोग्राम इज क्रिएटिंग अवेयरनेस, जागरूकता अमॉन्ग द पीपल अबाउट वेरियस रिप्रोडक्टिव related aspects in order to male reproductive
हेल्दी सोसाइटी, इन ऑर्डर टू मेक रिप्रोडक्टिवली हेल्थी सोसाइटी। यानी कि देखो हम अवेयरनेस फैलाते हैं, जैसे कि सेक्स एजुकेशन है, ठीक है, स्कूल्स में आजकल बहुत ज़्यादा ये चलन पे है। तो अवेयरनेस फैलाना एक तरह का किससे रिलेटेड, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर से रिलेटेड, तो उसी को हम RCS प्रोग्राम कहते हैं, जो कि सोसाइटी में बहुत ज़्यादा जैसे कि सेक्स एजुकेशन के नाम से इसे चलाया जाता है। समझ रहे हो, ठीक है। तो चौथा पॉइंट देख लेते हैं, दे क्रिएट अवेयरनेस। RCS प्रोग्राम क्या करता है, अवेयरनेस क्रिएट करता है अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स लाइक प्रेगनेंसी, डिलीवरी, STDs यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, ठीक है, अबॉर्शन, कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है, जो क्या बोलते हैं बैरियर्स वगैरह हो गए ना, जिससे कि हम फर्टिलाइजेशन या कंसीवनेस को रोक सकते हैं, ठीक है, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स एंड इनफर्टिलिटी एक्सेट्रा, बहुत सारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को इसके ज़रिए हम बताते हैं, ठीक है, सोसाइटी को, इस रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम के तहत। समझ आया इतना, ठीक है, कि ये प्रोग्राम का मोटिव क्या है। ओके, पांचवा पॉइंट, इंडियन गवर्नमेंट बैंड एमनियोसेंटेसिस इन हॉस्पिटल्स, है ना, इन हॉस्पिटल्स, जिससे देखो एमनियोसेंटेसिस क्या है, फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन होता है इससे, ठीक है। तो इतना याद रखना कि इंडियन गवर्नमेंट ने एमनियोसेंटेसिस को बैन करके रखा है हॉस्पिटल में। अब ये होता क्या है, फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन होता है बेस्ड ऑन द क्रोमोसोमल पैटर्न, ठीक है, क्योंकि XY होता है उसको हम मेल कहते हैं, XS कहते हैं उसको फीमेल कहते हैं। इन एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड में क्या होता है, इसे जाना जाता है, ठीक है। फीमेल गर्ल्स को मार दिया जाता था, इसलिए इसे रोकने के लिए इसे बैन किया गया इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो एमनियोसेंटेसिस क्या है, सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं इसके थ्रू, ठीक है। कैसे जांचते हैं, XY XX क्रोमोसोम्स को इसमें देखते हैं, इसके पैटर्न को, किसमें, एमनियोटिक फ्लूइड में, ठीक है जी, इस तरीके से जांचा जाता है। ओके, अब छठा पॉइंट, सहेली। सहेली बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, ठीक है, एक पिल है, विच इज़ आल्सो कॉल्ड वंस अ वीक पिल, यानी इसे हफ्ते में एक बार लिया जाता है, ऐसा पिल है, ठीक है। फॉर्म्ड बाय द नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, डेवलप्ड एट द CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि लखनऊ में सिचुएटेड है। अब सहेली करता क्या है, समझो, कंट्रासेप्शन, ओरल कंट्रासेप्शन पिल मतलब क्या होता है, गर्भ निरोधक क्या गोलियां, ठीक है। गर्भ निरोधक का मतलब, अब भाई इतना हिंदी तो समझ आता होगा आपको, गर्भ निरोध यानी कि जो फर्टिलाइजेशन को रोके, या बोल सकते हो कंसीवनेस को रोके, ठीक है, फर्टिलाइजेशन होने से भी रोके, कंसीवनेस को भी रोके, है ना, और कुछ चेंजेस करे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, ताकि कभी सर्वाइकल म्यूकस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, जिसकी वजह से जो वेजाइना के अंदर आ गया लेकिन सर्विक्स के अंदर नहीं घुस पाएगा क्या, स्पर्म्स, तो इससे क्या होगा, कंसीवनेस या फर्टिलाइजेशन होने से रुक जाएगा। तो ये सहेली का काम है, ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, इसे हफ्ते में एक बार लिया जाता है, इसके साइड इफेक्ट्स बहुत कम हैं, ठीक है, और ये नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन से बनाया जाता है, ठीक है, इसमें स्टेरॉइड्स नहीं होते। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि लखनऊ में स्थित है इंडिया में, वहाँ इसे बनाया जाता है। सहेली एक बहुत पॉपुलर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, ठीक है, समझ रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के प्रोस्पेक्टिव से भी। अब आगे हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल के बारे में पढ़ते हैं। देखो हमने यहाँ अभी क्या पढ़ा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ा, कुछ प्रोग्राम्स पढ़े उसके बारे में, और कुछ इनिशिएटिव्स इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं उनको देखा। अब हम पॉपुलेशन बढ़ रही है और उसको कैसे रोका जाए, उस बर्थ को कैसे कंट्रोल किया जाए, ये देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स पहले देख लेते हैं। सडन इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज कॉल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। सपोज करो एक छोटा, ये समुंदर जो है एकदम शांत है, लेकिन जैसे ही ग्लेशियर्स जो अंटार्कटिका में है ना, अंटार्कटिका के ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, तो उनकी वजह से सी लेवल बढ़ जाता है और ज़्यादा, और इसमें पानी और ज़्यादा आ जाता है, जिसके कारण जो बड़े बड़े वेव्स जो है वो आते हैं और सुनामी वगैरह के सिचुएशन क्रिएट होते हैं। तो इसी को हम क्या करें, वाटर एक्सप्लोजन, समझ रहे हो, वाटर एक्सप्लोजन, या फिर कभी कभी वॉल्केनिक एक्सप्लोजन बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, लावा वगैरह बाहर आ जाता है। तो कोई भी चीज़ जब अति होती है उसे हम एक्सप्लोजन कहते हैं, यानी ज़्यादा होता है तो एक्सप्लोजन कहते हैं। वैसे ही सडन इंक्रीज होता है पॉपुलेशन में तो उसे हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं, जो कि अनकंट्रोल्ड बर्थ होता है या फिर अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन होता है, ठीक है। अब उसको कंट्रोल कैसे करें, तो बर्थ कंट्रोल, बच्चों पे कंट्रोल करेंगे तो पॉपुलेशन ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगी, ठीक है। तो बर्थ कंट्रोल के दो वेस होते हैं।
द टू वेज बाय विच पॉपुलेशन और बर्थ रेट कैन बी कंट्रोल्ड। तो पहला होता है नेचुरल मेथड, दूसरा होता है आर्टिफिशियल मेथड। ये दोनों मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिफिशियल मेथड तो भाई साहब इतना IMP है ना, हर साल इससे कम से कम 2 क्वेश्चन आते हैं नीट में। ठीक है, इसको रट डाला, इसको पढ़ डाला तो 8 नंबर इस चैप्टर से कंफर्म आपके जेब में। ठीक है, छोटे चैप्टर्स को ही टारगेट करता है नीट वाला। ठीक है, तो NTA के माइंडसेट को भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हार्ड वर्क है ना, एक होता है हार्ड वर्क और एक होता है स्मार्ट वर्क। ठीक है, आपको स्मार्ट वर्क करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ना है और कम पढ़ाई में ज़्यादा आउटपुट निकालना है। ठीक है, तो नेचुरल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल देखते हैं, देन आर्टिफिशियल देखेंगे। तो पहला नेचुरल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल में है पीरियोडिक एब्सटिनेंस। समझ रहे हो, पीरियोडिक एब्सटिनेंस क्या होता है कि देखो, मान लो मेंस्ट्रुएशन आज ख़त्म हुआ, तो आज से गिनोगे तो 10 से लेके 17 दिन है ना, 10 से लेके 17 दिन तक ये क्या होता है, फर्टाइल पीरियड होता है। क्या होता है, फर्टाइल पीरियड, क्योंकि 40th डे पे ओव्यूलेशन होता है। ठीक, किसी किसी में इरेगुलर भी मेंस्ट्रुएशन आते हैं तो उनमें दिक्कत हो सकती है। तो 10 से लेके 17 दिन तक मेंस्ट्रुएशन के बाद जैसे ही खत्म हुआ, 1-2 दिन काउंट करते हैं ना, 1 से लेके 28 डेज तक, फिर मंथ होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का। ठीक है, 14th डे पे क्या आता है, ओव्यूलेशन। तो 10 से लेके 17 दिन को है ना, क्या बोलते हैं, डे को हम बोलते हैं फर्टाइल पीरियड, यानी कि इस समय इंटरकोर्स करने पे बेबी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, फर्टिलाइजेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। 10 दिन के पहले है ना, 10 दिन के पहले और 17 दिन के बाद अगर इंटरकोर्स किया तो बेबी होने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, फिर भी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करना चाहिए। लेकिन अगर 10 से 17 दिन के बीच में आप इंटरकोर्स या कोई भी इंटरकोर्स को नहीं करता, यानी कि एब्सटिनेंस करके रखता है या रोक के रखता है, या उस समय परहेज करना बोलते हैं एब्सटिनेंस को, तो उससे पीरियोडिक एब्सटिनेंस कहते हैं। यानी कि 10 से लेके 17 दिन यानी कि फर्टाइल पीरियड के दौरान सेक्स नहीं करना, उसी को पीरियोडिक एब्सटिनेंस कहते हैं। एक नेचुरल मेथड है जिसके द्वारा क्या कंसीवनेस को या फर्टिलाइजेशन को रोका जा सकता है या अनवांटेड बेबी को रोका जा सकता है। सेकंड पॉइंट है विड्रॉल और कोइटस इंटरप्शन मेथड। सपोज करो कोई पार्टनर इंटरकोर्स कर रहे हैं, ठीक है, तो जस्ट बिफोर इजैकुलेशन, ठीक है, इजैकुलेशन के पहले ही वो पीनस को बाहर निकाल लेता है वजाइना से और बाहर इजैकुलेट करता है, तो उसे हम विड्रॉल मेथड या कोइटस इंटरप्शन कहते हैं। ठीक है, ये एक नेचुरल मेथड है, लेकिन इसमें चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं कि प्रेग्नेंट हो जाएगी वुमेन, क्योंकि जो कई बार ये पहले ही जो डिस्चार्ज हो जाता है अंदर में, पता है, लेकिन उनको लगता है कि डिस्चार्ज नहीं हुआ है। ठीक है, तो बहुत दिक्कत होती है, लेकिन इसे माना जाता है नेचुरल मेथड में, क्योंकि ये काम कर जाता है कभी कभी। ठीक है, 100% श्योर नहीं होता है इसका। तो ये है विड्रॉल मेथड और कोइटस इंटरप्शन मेथड। एक बार इंग्लिश में भी देख लेते हैं इसका टर्म क्या है। मेल पार्टनर विड्रॉ द पेनिस या पीनस, जो भी बोलना है बोलो, फ्रॉम वजाइना जस्ट बिफोर द इजैकुलेशन टू अवॉइड इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म या सीमेन इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, दैट्स इट। अब तीसरा मेथड है लैक्टेशन एमेनोरिया। अब देखो, लैक्टेशन का मतलब मैं बता चुका हूँ पिछले वाले वीडियो में कि लैक्टेशन का मतलब होता है मिल्क इजैकुलेशन फ्रॉम द मदर्स ब्रेस्ट। ठीक है, मिल्क फीडिंग में मैंने बताया था लैक्टेशन के बारे में। देखो, अब मान लो डिलीवरी हुई, पार्चुरेशन हुआ, आज पार्चुरेशन हुआ, अब आज से काउंट करोगे 1 से लेके 6 महीने तक, 6 मंथ तक, यहाँ तक लैक्टेशन जो पीरियड होता है, लैक्टेशन पीरियड जो होता है वो होता है किसका, यानी कि मदर जो होती है 6 महीने तक बच्चे को, नवजात शिशु को दूध पिलाती है ना भाई, तो ये जो 6 महीने हैं वो लैक्टेशन पीरियड कहलाता है। और इसी लैक्टेशन पीरियड के दौरान जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है ना, वो नहीं आता फीमेल को। ठीक है, नहीं आता, इस वजह से 6 महीने तक लगातार कोइटस या फिर इंटरकोर्स करने के बाद भी फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होगी। समझ रहे हो, यानी कि लैक्टेशन एमेनोरिया क्या है कि ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड नो मेंस्ट्रुएशन ऑकर्स, so no ovulation, so there is a chance of pregnancy is nil, यानी कि नहीं है बिल्कुल भी, as long as the baby child feed the breast, its maximum lactation period is 6 month after parturition, यानी कि 6 महीने तक मैक्सिमम बेबी जो है ब्रेस्ट फीड करता है और उस दौरान मेंस्ट्रुएशन नहीं होता, ओव्यूलेशन नहीं होता, तो चांस ऑफ प्रेगनेंसी नील होती है, बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, तो नोट क्या करता है, इन ऑल द नेचुरल मेथड्स और कंट्रासेप्शन विद बर्थ कंट्रोल द साइड इफेक्ट्स आर नील, यानी कि इनके साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं होते, बट चांस ऑफ देयर फेलियर इज़ वेरी हाई। देखो,
नेचुरल मेथड का भाई साइड इफेक्ट थोड़ी ना होगा, हमने पिल विल थोड़ी ना ले रहे, नेचुरल मेथड है ना, लेकिन इसका जो साइड इफेक्ट तो नहीं है, लेकिन इसका जो फेलियर का चांस है बहुत ज़्यादा हाई है। बताया मैंने, विड्रॉल मेथड हो गया, ठीक है, पीरियोडिक एब्सटेंस कई कई बार काम नहीं करता, ठीक है, रीज़न है। अब नेचुरल मेथड समझ गए, अब आर्टिफिशियल मेथड समझो। नेचुरल मेथड में आपका मैक्सिमम जो है विड्रॉल मेथड, लैक्टेशन एमेनोरिया ये सब, और फर्टाइल पीरियड 10 से 17 दिन का होता है, ये पूछ देता है, ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। आर्टिफिशियल मेथड से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है। चलो जी, अब हम आर्टिफिशियल मेथड पढ़ लेते हैं कि आर्टिफिशियल मेथड क्या होता है। तो इसमें दो नहीं बहुत सारे आते हैं। तो बैरियर मेथड सबसे पहला होता है, धीरे धीरे बताऊंगा। बैरियर मेथड है, देन आईयूडीज है, ये दो मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद थोड़ा हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी है, पिल्स वगैरह है, ये सब चीज़ें आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम बैरियर मेथड देख लेते हैं। तो बैरियर मेथड का मतलब क्या होता है? रोकना। बैरियर का मतलब क्या होता है? घेरा। इस चीज़ को दूसरे पार नहीं जाने के लिए एक बैरियर बना दे। बैरिकेड जानते हो ना, पुलिस वुलिस लगा के रखता है रोड पे, वैसा, ठीक है। बट यहाँ पे उसका टर्म वही है, बैरियर को बता रहा था। बैरियर मेथड को मत उससे कनेक्ट करना। अब देखो बैरियर मेथड होता क्या है, इसको अच्छे से समझो, ठीक है। दे प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पर्म्स इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, सो प्रिवेंट द फिजिकल मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम, दैट इज कंसेप्शन, ठीक है। फिजिकल मीटिंग या कंसेप्शन को ये रोकता है, क्योंकि ये बैरियर है, बैरिकेड है, तो स्पर्म्स को ओवम के साथ फ्यूज़ करने में रोकेगा, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? कॉन्डम्स हो गया, बोथ मेल और फीमेल के लिए आता है आजकल। डायफ्राग्म हो गया, सर्वाइकल कैप्स हो गया, वॉल्ट्स हो गए, ये सब रबर वगैरह के बने होते हैं, समझ रहे हो? ये सब रबर के होते हैं, और इनसे इनका काम क्या होता है? जो जेनिटल ट्रैक्ट जो ऑर्गन्स होते हैं, जेनिटल ऑर्गन्स, ठीक है, जैसे कि ये पीनस हो गया, तो इसके ऊपर ये जो कॉन्डम्स है वगैरह, ये इसको क्या करेंगे? इसको ढक के रखेंगे ताकि जो स्पर्म है बाहर मत जाए, है ना। और वजाइना वगैरह हो गया, उसको वो ढक के रखेगा बाहर से, ताकि ये इस टाइप से होता है ना, लंबा सा ऐसा डायग्राम आपने देखा होगा, ये अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से लगाया जाता है अंदर की तरफ, ताकि जो स्पर्म है वो एंट्री ना ले सके। तो ये बैरियर की तरह काम करता है, ठीक है। इसको डिस्कवर किसने किया था? डॉक्टर कॉन्डम ने। अब नोट्स देख लेते हैं थोड़े से जो जो इंपॉर्टेंट है। तो पहला, कॉन्डम्स आर मेड ऑफ थीन रबर दैट इज लेटेक्स शीट। ये है नीट का क्वेश्चन, क्योंकि पूछा जाता है कि कॉन्डम्स जो है या बैरियर्स जो भी हैं जो रबर के होते हैं, वो कौन से रबर के होते हैं, किस चीज़ के बने होते हैं? तो लेटेक्स शीट से बने होते हैं। सेकंड पॉइंट, डायफ्राग्म, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्ट्स आर आल्सो मेड ऑफ रबर एंड यूज्ड बाय फीमेल टू कवर द सर्विक्स ड्यूरिंग कोइटस एंड दे आर रीयूजेबल। देखो, ये सर्विक्स को कवर करने के लिए यूज़ किया जाता है ड्यूरिंग कोइटस या इंटरकोर्स, और ये रीयूजेबल होता है, इन्हें यूज़ किया जा सकता है बार बार, ठीक है। ये हो गया। अब आगे देखते हैं थोड़ा सा, कहाँ पे, हाँ, थर्ड वाला पॉइंट देखते हैं। तो स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जेलीज एंड फोम्स आर यूज्ड अलॉन्ग विद दिस, मतलब कॉन्डम्स के साथ उसके ऊपर स्पर्मिसाइडल क्रीम्स वगैरह लगाया जाता है, जेलीस लगाई जाती है, फोम लगाई जाती है, ताकि स्पर्म्स जो होते हैं वो मर जाए वहीं पे, ठीक है। टू इंक्रीज देयर कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्टिवनेस या इफिशियंसी, ठीक है। स्पर्म मर जाएंगे तो फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस पूरी तरीके से कम हो जाएंगे। तो ये कुछ मेथड्स थे, बैरियर मेथड जिसको हम बोलते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ आर्टिफिशियल बर्थ कंट्रोल इज आईयूडीज, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नीट के प्रोस्पेक्टिव से। सो आईयूडीज क्या होते हैं? आईयूडी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, ओके। तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया। इंडिया में सबसे ज़्यादा इसी मेथड को यूज़ किया जाता है, ठीक है। दिस डिवाइसेस आर इंसर्टेड बाय डॉक्टर्स और एक्सपर्ट नर्सेज इनटू द यूट्रस, यूट्रस में थ्रू वजाइना, वजाइना के थ्रू इसे यूट्रस में लगाया जाता है। हम खुद नहीं लगा सकते, इसे एक्सपर्ट डॉक्टर्स या नर्स के थ्रू लगवाया जाता है, ठीक। 3 टाइप्स ऑफ आईयूडीज, मेनली हम 3 टाइप के आईयूडीज को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कौन कौन से? नॉन मेडिकेट आईयूडीज, कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज, ठीक है। तो बारी बारी से आपको बता देता हूँ कि ये होता क्या है, ओके। फिर अपन थोड़ा नोट वगैरह इसका पढ़ेंगे, जो कि आता है मेनली नीट में। देखो, तो पहला है, ये सबसे पहली चीज़ तो वेरी आईएमपी है नीट के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, हर साल इससे क्वेश्चन आते हैं, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज, ठीक है। नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज क्या है? लिप्स लूप, ठीक है। लिप्स लूप, ये क्या करेगा? एक ऐसा लूप होगा जो कि फेलोपियन ट्यूब्स को ऐसे कवर करके रखे, ताकि ओवम यहाँ पे यूट्रस के अंदर या फिर स्पर्म इसके अंदर ना जा सके, ठीक है। तो ये नॉन मेडिकेटेड हो गया, लिप्स लूप इसको बोलते हैं। सेकंड है
कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज, इसका एग्जांपल कौन है? CUT, CU7, मल्टीलोड 375। अभी एग्जांपल याद कर लो डायरेक्टली, फिर मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। कॉपर रिलीजिंग आईयूडी कौन कौन? CUT, CU7, मल्टीलोड 375। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोजेस्टासर्ट एंड LNG-20। कौन कौन सा? प्रोजेस्टासर्ट एंड LNG-20। ये बहुत बार पूछा गया है ये, और ये तो भाई बहुत ही ज़्यादा पूछता है। नीट 2022 में लिप्स लूप आया था नॉन मेडिकेटेड आईयूडी के नाम से, ठीक है। ये हो गया। अब नोट में देख लो, नोट में क्या क्या करना है आपको। तो नोट में सबसे पहला है आईयूडीज आर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल्स। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि फीमेल बहुत ज़्यादा यूज़ करती है, खासकर इंडिया के तो आईयूडी बहुत ज़्यादा प्रेफर करती है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, आईयूडीज इंक्रीज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स विद इन द यूट्रस, यानी कि आईयूडी जो इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस होती है वो स्पर्म को खा जाती है, ठीक है, या फिर मार देती है, समझ रहे हो, यूट्रस के अंदर ये। और थर्ड पॉइंट क्या है? कॉपर आयंस जो रिलीज होते हैं इन आईयूडीज के थ्रू, वो सप्रेस करता है स्पर्म की मोटिलिटी को कम करता है, ठीक है, एंड आल्सो कम करता है कि इसको फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म। यानी कि अगर पूछा जाए तो आईयूडी के थ्रू जो कॉपर आयंस रिलीज होती हैं, ठीक है, जो क्या बोलते हैं यार, अभी दिखाया था मैंने आपको, कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज जो हैं ये क्या करती हैं? कॉपर आयंस को रिलीज करती हैं, और कॉपर आयन रिलीज होता है वो क्या काम करता है? स्पर्म की मोटिलिटी को कम करेगा और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को कम करेगा। ये नीट का क्वेश्चन है, एज इट इज़ ये स्टेटमेंट उठ के आया है नीट में, ठीक है। चौथा पॉइंट, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज जो होते हैं मैं बता चुका कौन कौन सा है? प्रोजेस्टासर्ट एंड LNG-20, ठीक है। इनका काम क्या होता है? ये क्या काम करते हैं? हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज मेक यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड द सर्विक हॉस्टाइल टू स्पर्म्स। देखो हार्मोन्स है तो हार्मोनल चेंजेस तो करेंगे भाई, ठीक है। तो ये जो सर्विक्स है, ये जो सर्विक्स है ना छोटा सा, इसको ये क्या करते हैं? यहाँ पे बहुत ज़्यादा म्यूकस बना देते हैं, जिससे ये क्या करेगा? सर्विक को हॉस्टाइल हो जाएगा स्पर्म से, यानी कि स्पर्म अंदर नहीं आ पाएगा सर्विक्स के अंदर, ठीक है। सर्विक्स जो जाम हो जाएगा तो स्पर्म नहीं आ पाएगा, तो ये जो यूट्रस है तो खाली हो गया ना, वो हम यहीं यहाँ पे डिसअपियर हो जाएगा, ओके। और क्या बोला है? यूट्रस को अनसुटेबल करता है इम्प्लांटेशन के लिए, यानी कि जो हम बता रहे थे एंडोमेट्रियम फूल जाता है, उसको एंडोमेट्रियम को डेवलप भी होने नहीं देगा ढंग से, ठीक है, यानी कि इसमें ब्लड को आने ही नहीं देगा, ठीक है, तो इम्प्लांटेशन होगा ही नहीं, ठीक है, समझ रहे हो। तो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी क्या करता है? मेक यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, ओके, एंड सर्वाइक्स होस्टाइल टू द स्पर्म्स, दैट्स इट। ये सारी चीज़ें हैं। अब थर्ड आर्टिफिशियल बर्थ कंट्रोल मेथड है पिल्स। हमने क्या बताया पहले? सबसे पहले क्या बताया था? हमने बैरियर बताया भाई, ठीक है, हमने सबसे पहले बैरियर मेथड बताया था ये वाला। देन हमने क्या बताया? आईयूडी मेथड बताया, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, नीट में सबसे ज़्यादा यहीं से क्वेश्चन आता है। अब हम थर्ड बताने वाले हैं पिल मेथड, जो सहेली वगैरह बताया था ना, वही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो बताता हूँ इसका पॉइंट, सुनो ध्यान से। पहला पॉइंट, दे आर मेड ऑफ आइदर प्रोजेस्टोजन्स और प्रोजेस्ट्रोजन या ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, इनसे बनता है। दिस पिल्स आर टेकन ओरली, इन्हें सीधा खाया जाता है, फिर मुंह से लिया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? डेली पिल्स जो 27 डेज़ का होता है ना, 27 डेज़ या 21 डेज़ रेगुलर लिया जाता है। 27 नहीं बोल सकते, 21 कर लेना इसको, ठीक है। यहाँ पे 21 डेज़ है, 21 डेज़ रेगुलर लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद आफ्टर 7 डेज़ गैप, 7 दिन के गैप के बाद अगेन स्टार्ट किया जाता है। अब इस 7 दिन में करते क्या हैं? इस 7 दिन में करते क्या हैं? तो 7 दिन में आयरन की गोलियां ली जाती है, फेरस की गोलियां ली जाती है। यहाँ पे 21 डेज़ लिख लेना भाई, ज़्यादा होगा तो 21 डेज़ का पिल आता है, ठीक है, समझ रहे हो। अब सेकेंड पॉइंट क्या है? सहेली बता चुका हूँ, इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं। ये वंस ऑफ एक पिल है, नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन है, एंड फ्यू साइड इफेक्ट्स विद द हाई कंट्रासेप्टिव वैल्यू है, ठीक है। नोट क्या करना है? प्रोजेस्ट्रोजन अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद एस्ट्रोजन यूज्ड बाय फीमेल्स एज इम्प्लांट्स, या फिर निडल लाइक होता है इम्प्लांट, और इंजेक्शन, एंड देयर इफेक्टिव पीरियड इज मच लॉन्गर एंड टिल 72 आवर्स, सो कॉल्ड एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। देखो प्रोजेस्ट्रोजन और या फिर कॉम्बिनेशन विद एस्ट्रोजन, ठीक है, प्रोजेस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्ट्रोजन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन जो है उसको इम्प्लांट की तरह यूज़ किया जाता है, इंजेक्शन के थ्रू यूज़ किया जाता है। और ये जो है ना, इसका कॉन्ट्रासेप्टिव जो इफेक्टिवनेस है वो बहुत ज़्यादा हाई है, 72 आवर्स। देखो फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद 72 आवर्स तक, अगर 72 आवर्स के विदिन इसको लिया जाए तो ये कंसीवनेस को रोक देता है, प्रेगनेंसी को रोक देता है।
तो रेप वगैरह होता है ना भाई, उस केस में इसको यूज़ किया जाता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव कहते हैं। रेप या अनप्रोटेक्टेड सेक्स के दौरान इसे लिया जाता है, उसके बाद लिया जाता है। ओके जी, अब थोड़ा वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, तो इसके बाद हम स्टेरलाइजेशन पढ़ेंगे। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ लेना कमेंट में। मिलते हैं अनदर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।